हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में जान लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप का क्वेश्चन का पेपर का फॉर्मेट होगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ के साथ एक क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्प्ले करूंगा और उसके सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, ताकि उसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके अपने टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो प्रश्न पत्र है, ये आपका इसके अंदर 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 7 प्रश्न है किस सिलेबस के आधार पर पूछे जाएंगे, अब पहले वो जान लेते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर जो पहला प्रश्न होगा वो आपके निबंध के आधार पे होगा। यानी आपको कई सारे विषय टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना होगा और ये जो प्रश्न है आपका 5 नंबर का होने वाला है। उसके बाद पत्र लेखन का होगा। पत्र लेखन के अंदर औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिशियल लेटर या फिर पर्सनल लेटर। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न में दोनों तरह के प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं और अलग अलग नंबर इनके दिए जाते हैं आपको, कि भी 3 नंबर का एक हो गया, 2 नंबर का एक हो गया, या फिर कई बार 5 नंबर का भी एक ही प्रश्न हो जाता है। आपके पास चॉइस होती है। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद कुछ व्यवहारिक लेखन के ऊपर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न होंगे इसमें 3 अंक वाले एक प्रश्न होंगे और 2 अंक वाले भी एक प्रश्न होंगे। यानी कुल मिला के 5 अंक का ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद जनसंचार माध्यम से और पत्रकारिता के आधार पर आपके लिए प्रश्न बनाए जाएंगे और ये जो प्रश्न होंगे 3 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 नंबर के आपके पास भी एक प्रश्न होंगे। यानी 5 नंबर का ये वाला पोर्शन होने वाला है। यानी कि संचार और पत्रकारिता दोनों को कंबाइंड अगर बोल दूं 5 नंबर का ये पोर्शन होने वाला है। तो इस तरह से 20 नंबर तो आपके इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछे जाएंगे। बाकी बात करते हैं आपकी भी टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक से क्या प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका काव्य खंड है, काव्य खंड के अंदर से आपके लिए 50 से 60 शब्दों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह के 2 प्रश्न होंगे आपके लिए 3-3 नंबर वाले। उसके बाद गद्य खंड वाले जो हिस्सा है, गद्य खंड के अंदर भी 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे और आपके लिए इस तरह से 3 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आखिर में आपके लिए जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वेदांत, उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपके लिए 3 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर वाले 2 प्रश्न या फिर 1 नंबर वाले 2 प्रश्न, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी ये वाला पोर्शन आपका 5 नंबर का होगा, गद्य खंड आपका 9 नंबर का होगा और काव्य खंड आपका 6 नंबर का होगा। इस पूरे को अगर जोड़ ले तो हमारे पास कुल 20 नंबर का होगा। और पूरे क्वेश्चन पेपर की बात करें कंबाइंड मिला के तो ये आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब एक एक करके सारे प्रश्न देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके लिए बनाए जाएंगे, रखे जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको कई सारे शीर्षक दे दिए जाएंगे। उन शीर्षक में से किसी एक शीर्षक को ध्यान में रखते हुए आपको रचनात्मक लेख लिखना है, यानी निबंध लिखना है। और ये जो निबंध आप लिखोगे 200 शब्दों के आसपास आप लिखोगे। जैसे अब ये देख सकते हो कि पहला शीर्षक या पहला विषय जो आपको दिया गया है क में, यदि मैं उड़ सकता तो, मतलब मान लीजिए अगर आपके पंख लग जाए और आप उड़ सको तो आप क्या करोगे। तो आपकी जो भी सोच है आपको उसे लिखकर बतानी है, लगभग 200 शब्दों में लिखोगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा इसी के अंदर जो हिस्सा है ख, उसमें आपसे बोला जा रहा है बदलती दुनिया में पीछे छूटते जीवन मूल्य। यानी आजकल जो लाइफ की जो सिनेरियो है काफी चेंजेस हो रही है, दुनिया काफी बदल रही है। तो जीवन के जो मूल्य है, मित्रता हो गया, प्रेम हो गया, भाईचारा हो गया, प्यार हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बहुत सारे मूल्यों में ईमानदारी होगी, जिसके अंदर ये भी कह सकते हो इनमें काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के आधार पर ही आपको एक लेख लिखना है और ये जो आपका रचनात्मक लेख होगा लगभग 200 शब्दों का होगा। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन भी दे रखा है ग, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेट के बिना गुजरा पूरा एक दिन। यानी आज के टाइम पे ऐसा हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इतना ज्यादा ऑनलाइन हो गया है कि भी आज के टाइम पे हम इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे आपकी क्लासेस जो है वो भी ऑनलाइन हो गई है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी ऑनलाइन देख रहे हो और बहुत सारे काम है जो ऑनलाइन माध्यम से ही होते हैं। तो एक दिन ऐसा हो जिस दिन बिना इंटरनेट के हम लोग अपना दिन गुजारे और हम क्या क्या गतिविधि करते हैं, उस चीज के बारे में आपको एक निबंध लिखना है। तो यानी कि ये 3 शीर्षक आपको दे दिए गए, किसी एक शीर्षक का चयन करके आपको इस प्रश्न में एक लेख लिखना है, जिसकी शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट जो होगी वो 200 शब्दों की होने वाली है। ठीक है, 5 नंबर का ये प्रश्न होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके लिए
प्रश्न संख्या 2 में आपके पास इंटरनल चॉइस दे रखी है, यानी जैसे में अथवा लिखा हुआ है कि आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। पहले हम ऊपर वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। कोरोना के दौरान ली जाने वाली सावधानियों के विषय में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी आपको अपने दोस्त, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और इस पत्र के अंदर आप बताओगे कि आजकल जैसे कोविड-19 यानी कोरोना जो बीमारी चल रही है, इससे बचाव के लिए हमें किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें काम करने चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर वगैरह यूज करना, हाथ धोते रहना। तो ये सारी बातें जो भी, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह यानी टीकाकरण अपना करवा लेना, तो ये सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस करोगे, अपने दोस्त से चर्चा करोगे और इसे अपने एक पत्र में लिख करके उसे बताओगे। तो यानी कि ये पत्र है 5 नंबर का, जिसमें आपको एक अपने दोस्त को ये सारी जानकारी देनी है। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि बिरला हाई स्कूल नई दिल्ली में हिंदी अध्यापक की आवश्यकता है। इस पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हुए आवेदन पत्र लिखिए। यानी ये तो देखिए पर्सनल लेटर था, ठीक है, ठीक है, और ये जो है आपके पास है ऑफिशियल लेटर हो गया। जैसे ऊपर वाले को हम कह सकते हैं अनौपचारिक पत्र था ये, और ये औपचारिक पत्र है। ठीक है, इस पत्र में क्या है कि आपको एक लेटर लिखना है, जो बिरला हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको एक लेटर लिखोगे, उनके जो प्रधानाचार्य है उनको लिखोगे कि भी आपके स्कूल में हिंदी शिक्षक की आवश्यकता है और मैं योग्यता रखता हूं कि मैं हिंदी अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं हिंदी जानता हूं, हिंदी की मैंने पढ़ाई की है। इस तरह की बात रखते हुए आपको एक आवेदन पत्र उनको लिख करके भेजना है, जिसके अंदर आप अपनी योग्यता बताओगे कि आपने एमए हिंदी में कर रखी है, आपने बीएड कर रखी है और वगैरह वगैरह जो जानकारी है, सारी जानकारी लिखने के बाद ये पत्र लिखोगे। ठीक है, तो जो कि आपका प्रश्न जो है 5 नंबर का होगा। दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर लोगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ये आपकी किताब जो है वहां से लिया जाएगा इसके अंदर, जिसमें आप कह सकते हो संचार और जो माध्यम है उसके वहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक प्रश्न में तीसरे का पहला भाग जो है ये मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। जैसे इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। जैसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं कि दिनांक 22 दिसंबर को आपके विद्यालय के हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस विषय पर एक प्रतिवेदन लिखिए। मान लीजिए आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्तदान शिविर, ये कैंप लगाया गया और ये जो कैंप है या शिविर है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न ये है कि इसके बारे में आपको प्रतिवेदन लिखना है। ठीक है, यानी कि विषय आपको मिल गया, इस विषय के ऊपर आपको प्रतिवेदन लिख देना है। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्रश्न विभक्ति क्या होती है ये आपको बतानी है और साथ के साथ विस्तार पूर्वक इस बात को आपको समझाना है। जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह न्यूज़पेपर में देखते हो, कई तरह के लेख वगैरह आते हैं, तो उस तरह को कोट करके आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। दूसरा प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 का जो दूसरा भाग है, इसके अंदर भी आपको अथवा दे रखा है, यानी आप ऊपर वाला भी कर सकते हो और चाहो तो नीचे वाला भी कर सकते हो। पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं इस प्रश्न की कि कार्यवृत्त और कार्य सूची में क्या अंतर होता है। देखिए, कार्यवृत्त और कार्य सूची में जो भी अंतर होता है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 2 अंतर तो जरूर लिखना अपने उत्तर में। उसके बाद तीसरा, इसी के अंदर जो दूसरा भाग है जिसमें आपको चॉइस दे रखी है कि परिपत्र से आप क्या समझते हैं। जो भी आप समझते हैं परिपत्र से उसे आपको लिख देना, यानी इसका अर्थ आपको अच्छे से समझा देना इस प्रश्न के उत्तर में। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4 के अंदर भी आपके पास 2 भाग दे रखे हैं और दोनों ही करने हैं, लेकिन दोनों के अंदर ध्यान से देखो तो आपके पास इंटरनल चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको करना है और इन दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो पहले मैं प्रश्न संख्या 4 का जो पहला भाग है उसके ऊपर वाले प्रश्न को समझाता हूं। जनसंचार में प्रिंट मीडिया का क्या योगदान है। जैसे आज के टाइम पे जो प्रिंट मीडिया है काफी ज्यादा यूजफुल है, जैसे उसमें न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन आ गया और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इसका क्या योगदान है जनसंचार के माध्यम में, तो वो आपको अच्छे से बताना है। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि समाचार पत्र लेखन के 6 कंकार कौन है, क्रम पूर्वक बताइए। यानी जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर जो हमारे घर पे आता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, इसमें किस किस भागों में से विभाजित किया जाता है, 6 कंकार इसके कौन कौन से होते हैं, ये प्रकार क्या क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 का जो दूसरा भाग है इसके अंदर 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना है, आपके पास चॉइस दे रखी है। जैसे
संचार के प्रमुख साधन कौन कौन है, यानी कि वो सारे मीडियम, वो सारे मेथड आपको बताने हैं जिसके थ्रू हम लोग संचार वगैरह का जो करते हैं, यानी कि आपको अलग अलग माध्यम इसके बताने हैं और इसके क्या क्या साधन हम इस्तेमाल इसके अंदर प्रमुख रूप से करते हैं, वो सारे साधन आप लोग बताओगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके प्रश्न में जो अथवा लगा के जो आपको चॉइस दी जा रही है, इसमें आपसे बोला जा रहा है डेडलाइन किसे कहते हैं, तो डेडलाइन शब्द का अर्थ लिख करके इसे अच्छे से समझाना है। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि ये प्रश्न संख्या 4 है, इसमें आपका जो ऊपर वाला प्रश्न है, यानी कि ये जो पहला भाग है, इसके तो 3 अंक है, कोई भी एक कर लीजिए, और नीचे वाला जो है इसके 2 अंक है। ठीक है। उसी तरह से यहां भी बात करें, प्रश्न संख्या 3 के अंदर जो ऊपर वाला प्रश्न है, पहला भाग जो है उसके 3 अंक है और दूसरे वाले के 2 अंक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 जो है इसके 5 अंक हो जाएंगे और प्रश्न संख्या 4 है इसके भी 5 अंक हो जाएंगे जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो। ठीक है। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 जो है, जो आपकी किताब है, किताब के अंदर जो गद्य हिस्सा है उस गद्य हिस्से से ली जा रही है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आपको यहाँ 3 प्रश्न दे दिए गए हैं, 5 प्रश्न संख्या 5 के अंदर, ये 1, 2 और ये 3। और प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है। जैसे आप 3 प्रश्न है, किसी भी 2 प्रश्न को करना है, तो सबसे पहले मैं पढ़ के आपको प्रश्न समझाता हूं कि पानी के गिरने के क्या अर्थ है, इसका कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। यानी कि ये जो कविता आपने पढ़ी थी, उस कविता के आधार पर आपको बताना है कि पानी के गिरने का क्या अर्थ होता है, और कवि के आधार पर आपको इसका जो प्रभाव पड़ा वो आपको अपने उत्तर में लिख देना है। और दूसरा प्रश्न है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेते, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। इस शेर में दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है, यानी उन्होंने जिस तरह से व्यंग किया हुआ है, इस व्यंग के आधार पे आपको इसका तो अर्थ बताना है कि वो किस लोगों के ऊपर इशारा कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, ये आपको इसके अंदर बताना है। और तीसरे प्रश्न में है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, ये क्या इससे क्या आशय है, आओ मिलकर के बचाएं, कविता के संदर्भ में उत्तर लिखिए। आपकी किताब में जो कविता है आओ मिलकर के बचाएं कविता, उस कविता में ये जो एक लाइन आई हुई थी उसको आपको इसका अर्थ, इसका आशय बताना है कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, तीनों प्रश्न, ठीक है, तीनों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं जिसके लिए आपको 3-3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 5 है ये आपका 6 नंबर का होने वाला है। तीनों नहीं करने, ऐसा नहीं है कि आपको 9 नंबर दिए जाएंगे, आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं इसके अंदर। और इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 के अंदर भी आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए, यानी कि आपको वर्ड लिमिट दे दी गई है कि 50 से 60 शब्दों में अपना उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न है, लेकिन आपको करने सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है। एक एक करके एक सबको समझ लेते हैं। शिव का अट्टहास नहीं, हिम को अंतर्नाद है, इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ये जो कथन, यानी कि ये वाक्य जो आपको दे रखा है, इसका आपको अर्थ समझाना है अपने उत्तर के अंदर। दूसरा है, जामुन का पेड़ पाठ में दबे हुए व्यक्ति की उपेक्षा करता है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार दीजिए। जैसे आपने ये जो पाठ पढ़ा था जामुन का पेड़, इसमें जो बात की जा रही है कि दबे हुए व्यक्ति की उपेक्षा करता है, तो इसके पक्ष में या विपक्ष में, यानी इसके फेवर में भी आप लिख सकते हैं चाहे तो इसके विपक्ष में यानी इसके अगेंस्ट में भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपको ये जो प्रश्न है दोनों तरह के नहीं लिखना है, या तो आप फेवर में लिखिए या तो इसके विपक्ष में लिखिए, ये आपकी मर्जी है। तो ये प्रश्न भी आपका 3 नंबर का होने वाला है। जामुन का पेड़ काटने से भारत का किस देश से संबंध बिगड़ने की संभावना थी, क्यों? अब ये जो जामुन का पेड़ जो कटने वाला था, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भी कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध बिगड़ जाएंगे, वो आपको बताना है। ठीक है। और क्यों ऐसा है वो भी बताना है, यानी कि देश का नाम भी बताना है, साथ के साथ कारण भी बताना है कि संबंध क्यों बिगड़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आखिरी प्रश्न है आपके लिए, आजादी के पूर्व किसान किन समस्याओं को झेलते थे, इसका स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध था? यानी कि जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम हमारे देश में जो किसान वगैरह थे, किस किस तरह की समस्या उनके सामने थी, वो सारी समस्या आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। साथ के साथ इस तरह की जो समस्या थी, तो जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उससे इनका क्या संबंध था, क्या रिलेशन था, वो भी आपको बताना है। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं प्रश्न संख्या 6 के 4 भाग के रूप में, और आपको किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। और ये जो प्रश्न संख्या 6 है ये आपका कुल 9 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आखिर में आपका प्रश्न संख्या 7 है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें 7वें प्रश्न का ये पहला भाग है और नीचे आपका ये दूसरा भाग है।
दोनों के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, यानी कि कोई भी एक प्रश्न आप कर सकते हैं। इसी तरह से 7वें प्रश्न के दूसरे भाग के अंदर भी आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ पे अथवा लिख करके आपको चॉइस दे रखी है कि किसी एक प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे ये प्रश्न इसे पढ़ के समझा देता हूं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न है, राजस्थान में जल प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण वैज्ञानिक खोज से कैसे कम नहीं है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि राजस्थान में जो पानी वानी की कमी होती है, इस समस्या के समाधान के लिए कुएं वगैरह का अच्छे से निर्माण किया जाता है और जो ये निर्माण होता है बहुत ही वैज्ञानिक खोज के आधार पे होता है। यानी कि ऐसे नहीं कि जैसे तैसे बना लिया, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड की तरह तरीके से इसका इस्तेमाल करके और अच्छे से बनाया जाता है। तो इस बात के ऊपर अपने विचार आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 3 अंक का होने वाला है। या फिर आपके पास जो चॉइस है इसमें बोला जा रहा है, राजस्थान में जल प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण सामाजिक संबंध बनाती है कैसे? कि वहां पे पानी वानी की जो समस्या नहीं है तो लोग मिलजुल करके काम वगैरह करते होंगे और पानी के लिए जो व्यवस्था करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, लोगों के बीच में एक सामाजिक संबंध बनते हैं, सब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख के बताना है कि ऐसा किस तरह से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 3 अंक का है, कोई भी एक आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 का जो दूसरा भाग है, इसमें आपसे बोला जा रहा है, आलो और अंधारी रचना में तातुस ने बीबी के अंधेरे जीवन में उजाला ला दिया, इस कथन पर तर्क सहित अपने विचार दीजिए। यानी कि ये जो आपको एक वाक्य दे रखा है, एक तर्क दे रखा है, इसको पहले अच्छे से पढ़ करके इसके आधार पे अपने विचार आपको बताने कि आप इसको क्या समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये सारी बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। या फिर आपके पास दूसरा प्रश्न का भी ऑप्शन है कि अगर ये नहीं है समझ में आ रहा तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक सच्चाई में कोई परिवर्तन आया है? अपने विचार लिखिए। यानी कि आज के टाइम पे अगर इंसान की बात करें, जैसे मेल फीमेल यानी कि आदमी और स्त्री की बात करें, तो ये बोला जा रहा है कि पुरुष के बिना जो स्त्री है वो रह नहीं सकती, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपको एक बात बोली जा रही है। फिर आपसे बोला जा रहा है, आज के टाइम पे यानी कि वर्तमान समय में क्या ये जो सामाजिक सच्चाई है, क्या इसमें कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, ये आपको बताना है। यानी कि आज के टाइम पे भी क्या लड़की, लेडीज, स्त्री जो है, क्या वो अकेले रह सकती हैं या फिर उन्हें अपने पति के साथ यानी कि पुरुष के साथ रहना अनिवार्य है? आप क्या सोचते हैं इस बात के ऊपर, आपको अपना उत्तर लिखना है। ठीक है, तो जो भी आपके विचार हैं, अपने विचार आपको लिखने हैं, जो कि प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो इस तरह का आपका हिंदी का प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @Mr. Krishna Shah। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहां पर्सनली मैसेज करके आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। साथ के साथ फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। क्लास 11 की ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। सबका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।